Hello students, how are you? Welcome to my channel Deveshwari Bhatt. So now we are discussing exercise 12.7. Okay, so the question is, using the Bohr's model, calculate the speed of the electron in a hydrogen atom in the n equals to 1, n equals to 2 and n equals to 3 levels. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कितनी स्पीड से n इक्वल्स टू 1 में घूमेगा, कितनी स्पीड से n इक्वल्स टू 2 में घूमेगा और कितनी स्पीड से n इक्वल्स टू 3 में वो घूमने वाला है। और सेकेंड पार्ट जो है बी, ये जो एक्सरसाइज 12.7 है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें आपको स्पीड फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट जो बी है उसमें कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल्स। सो जो लेवल्स हमें दिखाए गए हैं n इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, उन तीनों लेवल के लिए हमें स्पीड तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये बी पार्ट में हमें उसके उन तीनों लेवल्स के लिए ऑर्बिटल पीरियड भी फाइंड करना है। तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट ए, तो हमें अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ये फाइंड करना है। तो बोर्स मॉडल में हमने दो इक्वेशन फाइंड की हुई थी, एक वेलोसिटी की इक्वेशन, दूसरी रेडियस की इक्वेशन, और तीसरा भी फाइंड किया था हमने रेडियस की मदद से एनर्जी का इक्वेशन, राइट। तो वो तीनों इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। तो अभी हमें वो इक्वेशन रिमाइंड करनी है कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है। तो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। अभी हमें स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, हमें एक ही मानना है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात इस चैप्टर में हम नहीं करने वाले हैं। तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का इक्वेशन जो है वहीं स्पीड होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। ओनली दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, राइट। तो हमें अभी स्पीड फाइंड करनी है, तो उसमें वेलोसिटी का इक्वेशन जो Vn है हमने डिराइव किया है बोर्स मॉडल से, वही हमें लेना है। तो फॉर हाइड्रोजन एक्चुअली Vn का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, Z² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, कुछ इस तरीके से इक्वेशन है। और हम देखें तो Vn जो है वो प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N है। यहाँ पर जो Z है वो क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल्स टू 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाता है E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, वरना ये एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये इक्वेशन तो आपको रट्टा मारकर याद करनी ही करनी है। याद क्या करना है आपको, ऊपर E² आ रहा है, नीचे पाई नहीं आ रहा है, ओनली 2 एप्सिलॉन नॉट NH है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पाई लिख देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है, इक्वेशन ही गलत है, तो उसका एक भी मार्क्स आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट में अगर पूछे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन अगर आप इक्वेशन ही गलत लिख देते हो तो आपको एक भी मार्क्स इसका नहीं मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, इक्वेशन याद रखिए। और उसकी ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है कि E² और नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, इस तरीके से आपको याद करना है। तो अगर ये इक्वेशन याद है तो तो बहुत ही इजी सम है ये। तो चलिए, ये इक्वेशन है और उसमें हमें 3 स्पीड फाइंड करनी है, n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 2 पे और n इक्वल्स टू 3 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे और Vn फाइंड कर लेंगे,
V1 फाइंड होगा। V यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो V1 मिलेगा और उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए हमें स्पीड फाइंड करनी है तीनों लेवल्स पे, n = 1, n = 2 और n = 3। V1, V2 और V3 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले उस इक्वेशन में n = 1 रखते हैं। तो n = 1 हमने रखा इस इक्वेशन में, तो क्या मिला, (2) यहाँ पर जो n था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, (2) अभी e की वैल्यू रखेंगे तो e क्या है, आपको इक्वेशन में जो सभी टर्म्स हैं वो भी पता होनी चाहिए क्या क्या है, राइट। n जो है वो लेवल शो कर रहा है, कौन सा लेवल, ये e जो है वो क्या है, चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। फिर एप्सिलॉन की वैल्यू आपको आनी चाहिए। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12 और h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सभी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर सभी की वैल्यू रख दी है। e जो है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और उसका होल स्क्वायर लेना है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर ले ही नहीं रहे, सिर्फ e की वैल्यू रखते हैं, तो आंसर गलत आएगा। तो आपको e की वैल्यू जो है वो ये है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, फिर अपॉन 2 एप्सिलॉन h। तो 2 एप्सिलॉन यानी 8.85 × 10⁻12 ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। और h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34। तो ये रख दी है तीनों की वैल्यू यहाँ पर। तो अभी ये ऊपर जो टर्म है उसका स्क्वायर हमें करना है। तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले 1.6 का स्क्वायर, फिर 10⁻19 का स्क्वायर। तो कुछ लोग इसमें बहुत गलती कर देते हैं, स्क्वायर इस टर्म का स्क्वायर कैसे करना है वो पता ही नहीं चलता। तो इसका स्क्वायर सिंपल है, कैसे करना है कि जो 10 की पावर है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 10 की पावर है -19, इसका हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर क्यूब फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3, अगर रेज़ टू 4 फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो जो 10 की पावर है उस पर ये रूल लागू होता है कि 10 की जो पावर है उसको जो भी ब्रैकेट के बाहर पावर है उससे मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो 10 की पावर यहाँ पर -19 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर निकालना है इसीलिए। तो 19 2 ज़ा 38 और आगे माइनस है तो हमें -38 मिलने वाला है ऊपर का पावर, और 1.6 का स्क्वायर निकल के आया है 2.56। फिर नीचे जो है वो आपको क्या करना है कि ये 10 की पावर वाली जो वैल्यूज़ है वो दोनों इकट्ठी कर देनी है, और जो नंबर वाली वैल्यू है वो इकट्ठी कर देनी है। तो 2, 8.85 और 6.626 ये मैंने इकट्ठी कर दी, और मल्टीप्लाई बाई जो 10 है, 10 की जो पावर वाली वैल्यूज़ है वो इकट्ठी करनी है। तो पहले -12 फिर -34 था, और मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है तो -12 और -34 को ऐड करेंगे तो -12 -34 मिलेगा हमें, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, -12 -34 की वैल्यू देखो यहाँ पर नीचे लिखी है मैंने, -46। और ये तीनों जो टर्म है 2, 8.85 और 6.626 उसका मल्टीप्लिकेशन निकल के कुछ ये आया है 117.2802। अभी इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है, 2.56 डिवाइड बाय 117.2802। तो ये डिवाइड का आंसर ये आया, ये डिवीजन का आंसर 0.0218। और ये पावर है वो सेपरेट कैलकुलेट करनी है आपको हमेशा। तो पावर है तो ऊपर क्या है, -38 है तो पहले 10 लिख देना है, और उसकी पावर -38 ऊपर है तो वो वैसे ही लिखनी है, और जो नीचे की पावर -46 है उसको ऊपर ले लेना है। तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो -38 + 46। तो आपका आंसर आ जाता है -38 + 46 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। सो 0.0218 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी इसको
ये जो छोटी वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे और ये जो पावर है उसमें कुछ घटाना पड़ेगा। अगर ये छोटी वैल्यू को बड़ा बनाते हैं तो पावर में हमें कुछ माइनस करना है, जितना बढ़ाते हैं उतना पावर में माइनस करना है। अगर इसको 2 पॉइंट आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस करनी है पावर, ठीक है। तो 2 माइनस पावर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले इसको 2 पॉइंट आगे ले जाते हैं, 2 पॉइंट यानी 0 को आगे ले गए, फिर 2 को आगे ले गए, तो 2.18 इंटू 10⁻², ये 8 था और 8 में से 2 पावर माइनस करनी होगी, क्यों कि 2 पॉइंट हम इसको आगे ले गए हैं 2 को, पहला 1 पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट आगे ले गए हैं तो यहाँ पर 2 माइनस करना है, तो 8 - 2 यानी 6, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें n=2 के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी स्पीड फाइंड करनी है। तो n=2 उसी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या है फिर से, E²/2ε0 NH। तो इक्वेशन Vn का ये है, ये Vn का इक्वेशन है, V2 नहीं, Vn का, ये Vn का इक्वेशन है। और यहाँ पर n=2 रखेंगे तभी हमें V2 मिलेगा, तो n=2 यहाँ पर रखते हैं। अभी हमें क्या करना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, इसलिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर n=2 रखा तो बाकी का क्या बचा है, E² 2ε0 H, ये पूरी की पूरी टर्म V1 में शामिल थी। देखिए V1 हमें क्या मिला था, आगे की इक्वेशन आप देखें तो V1 हमें मिला था E²/2ε0H। n की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यानी 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 यहाँ से चला जाएगा, तो 2ε0H इतनी टर्म बचती है। तो यहाँ से इतनी टर्म को हम उठाते हैं, जो मैंने ग्रीन बॉक्स में आपको शो की है, E²/2ε0H। ये 2 को छोड़ दे, अगर ये 2 को छोड़ दे तो इतनी टर्म क्या बनती है, V1। तो इतनी टर्म V1 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचता है, यानी कि इसकी वैल्यू बन गई V1/2। V1/2 बन गई, तो V1 की वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻6 है। तो यहाँ पर V1 की सिंपली वैल्यू रख देनी है और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम n=3 के लिए फाइंड करेंगे। तो फॉर n=3 क्या करना है, हमें सेम वही करना है, Vn=E²/2ε0 NH। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा है, Vn का है, राइट, Vn का इक्वेशन है और उसमें n=3 रखना है। तो V3 हमें क्या मिला, ये जो इक्वेशन मिला वो V3 का है। तो V3 कब बनेगा, जब n3 रखेंगे, तो यहाँ पर n3 रख देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा सोचना है, इस 3 को हाइड कर देते तो क्या बचा, E²/2ε0H। तो E²/2ε0H क्या है, V1, और उसकी वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसकी जगह पर V1 रखा और डिनोमिनेटर में 3 था तो 3 रखा, तो V1/3, तो V1 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है तो वहीं रख देनी है, 2.18 इंटू 10⁻6/3 यानी 0.726 इंटू 10⁻6। अभी हम इसको 1 पॉइंट आगे ले जाते हैं, 1 पॉइंट आगे ले जाते हैं तो यहाँ से पावर माइनस करनी पड़ती है। तो छोटी से बड़ी वैल्यू बना दी तो यहाँ से माइनस करना है, तो 7.26 बनाया 0.726 से, तो बड़ा बनाया तो यहाँ से पावर को घटाना है, तो 6 - 1 करना है, 1 पॉइंट आगे ले गए तो 1 पॉइंट मीन्स के 1 माइनस करना है आपको, तो 6 - 1 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको थर्ड लेवल की वेलोसिटी मिल गई, यानी कि V1 मिली, V2 मिली और V3 मिली। तो जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं ऐसा कि V2 हमें मिला, देखिए आगे V2 हमें क्या मिला, हाँ V2 हमें मिला V1/2। ये जो V2 है वो हमें मिला V1/2।
फिर ये v3 हमें मिला v1/3। तो जनरल फॉर्मूला हम ऐसी कुछ बना सकते हैं vn = v1/n। तो आप ये फॉर्मूला फिर यूज़ कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी आती है तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, और मैंने जैसा बताया ऐसे भी आप सोच सकते हो। ऐसे आप करेंगे तो आपको मिस्टेक कम पड़ेगी। लेकिन ये अगर फॉर्मूला में ज़रा से भी गलती हुई, ये n डिवीजन में से अगर आपने सोचा कि ऊपर था, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अच्छा, इसीलिए इसी में है आपका कि आप सिंपली vn की फॉर्मूला याद रखिए, (2ε0n(h), और उसमें से ऐसा फॉर्म बना दीजिए, तो आपको आंसर जल्दी आ जाएगा और याद भी रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखने जाओगे तो अगर आपको ये एग्ज़ाम में याद नहीं आया तो आप मिस्टेक करोगे, और आपको ये फॉर्मूला आती भी होगी तभी भी आपका माइंड काम नहीं करेगा और आपको याद भी नहीं आएगा कि ऐसी भी कोई फॉर्मूला है। तो आप ये मेन फॉर्मूला याद रखिए, अगर ये याद है तो आपका आंसर आने ही वाला है, ठीक है। और उसमें से आपको जो v1 का फॉर्म है वो आपको देखना है कि ये v1 का फॉर्म था और v1 का फॉर्म इसमें से निकलता है, तो v1 तो फाइंड किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर v1 की वैल्यू रख देनी है। तो ये आपका काम कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। वरना इसमें भी आप e की वैल्यू रखो, ε0 की रखो, h की रखो, ऐसे करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपको बार बार ये सब वैल्यूज़ ना रखनी पड़े, इसीलिए हम v1 का फॉर्म इसमें से निकाल लेते, ताकि v1 फाइंड किया हुआ है तो v1 की फॉर्मूला यहाँ रख के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि v1 फाइंड किया हुआ है 2.18 × 10⁶, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो आप ये e की वैल्यू ε0 की और h की रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत काम की है। अगर आपको कोई भी मेथड में कुछ कन्फ्यूजन हो तो ये फॉर्मूला सिंपली याद रखनी है, आपको आंसर मिलने ही वाला है। तो vn = 2ε0n(h), ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। और ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर आपको हीलियम के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला नहीं आएगी। तो मैंने जनरल फार्मूला भी आपको बताई थी। जनरल फार्मूला क्या है vn की? तो vn की जनरल फार्मूला क्या है? Z²/2ε0n(h). तो Z है वो एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन के लिए Z = 1 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ कुछ आ नहीं रहा। अगर हीलियम है तो Z = 2 आएगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो कोई भी सम ऐसा अगर बोर्ड में ट्विस्ट करके आपको पूछ रहे हैं तो आपको वो सम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है v3 फाइंड करके, और सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड आप कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि तीनों लेवल्स का ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या क्या मिलने वाला है, हमें वो फाइंड करना है। तो ऑर्बिटल पीरियड क्या है? तो ऑर्बिटल पीरियड वो टाइम है कि जिस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है वो ऑर्बिट पूरी कवर करेगा। तो वो कितने टाइम में एक ऑर्बिट कवर करेगा, वो टाइम हमारा बनता है ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, राइट। तो ये जो डॉट डॉट छोटे छोटे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल्स में घूमते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल, अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस तरीके से ये ग्रीन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें घूमेगा। और ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, सर्कुलर डिस्टेंस, वो कंप्लीट करेगा, तभी हमारा जो टाइम जो मिलेगा हमें वो बनेगा ऑर्बिटल पीरियड। यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो सेकेंड लेवल का ऑर्बिटल पीरियड, और थर्ड लेवल में
जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो है थर्ड लेवल का ऑर्बिटल पीरियड। तो ऑर्बिटल पीरियड हम टी से डिनोट करते हैं और n इक्वल्स टू 1 2 3 रख के हमें T1 T2 और T3 फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको 3 अलग अलग कलर्स में 3 अलग अलग ऑर्बिट शो की है, ग्रीन, रेड और ब्लू में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और आपको पता ही है कि ये तीनों जो लेवल्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स बनाते हैं और अलग अलग ऑर्बिट्स अलग अलग रेडियस बनाती है, यानी कि लेवल 1 की रेडियस अलग होगी, लेवल 2 की रेडियस अलग होगी और लेवल 3 की रेडियस अलग होगी। तो यहाँ पर लेवल 1 की रेडियस है R1, लेवल 2 की रेडियस R2 और लेवल 3 की रेडियस R3। और आपको ये भी याद रखना ही है कि ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए हमें रेडियस का इक्वेशन पता है कि क्या है, तो वो रेडियस का इक्वेशन कंसीडर करके हम आगे काम करने वाले हैं इसमें। तो आपको ये तो याद रखना ही है। For n equals to 1, electron will cover this circular path of radius r1 and its circumference would be 2 pi r1। तो n इक्वल्स टू 1 में जो है सर्कुलर पाथ वो r1 रेडियस पे कवर करता है ये सर्कुलर पाथ। तो उसकी सरकमफरेंस यानी कि ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है इतना, यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आएगा तो ये पूरा सर्कुलर डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पूरा सर्कुलर डिस्टेंस। और वो सर्कुलर डिस्टेंस यानी कि ये जो सर्कल बना है r1 रेडियस से उसकी सरकमफरेंस, और ये r1 रेडियस की सरकमफरेंस कितनी हुई, 2 पाई r1। यानी कि फर्स्ट लेवल में ये इलेक्ट्रॉन ने 2 पाई r1 जितना सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया है। वैसे ही सेकेंड जो ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में R2 रेडियस का सर्कल बनता है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इतना थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा कि ये पूरा सर्कल का सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस R2, और वो सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस R2 क्या बनेगा, सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस R2, और वो सरकमफरेंस कितनी होगी, 2 पाई R2। और सिमिलरली ये जो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ये थर्ड ऑर्बिट में पूरा ये बड़ा वाला सर्कल घूमने वाला है, तो इतना वो सर्कुलर डिस्टेंस कवर करेगा। और ये डिस्टेंस कितना बनेगा कि R3 वाला जो सर्कल है वो पूरा उसका सरकमफरेंस, ये जो सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा वो सरकमफरेंस जितना होगा। और R3 रेडियस का सर्कल जो है उसकी सरकमफरेंस होती है 2 पाई R3, क्योंकि सरकमफरेंस का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, 2 पाई R है। तो सरकमफरेंस क्या शो करता है कि उसका पूरा सर्कुलर डिस्टेंस। तो R1 का 2 पाई R1 होगा। R2 और जो सेकंड लेवल है उसकी रेडियस R2 है तो उसका सरकमफरेंस 2 पाई R2, और थर्ड लेवल में अलग अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो R3 रेडियस बनाता है और उसका सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई R3। तो यही मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो मैंने आपको वर्ड अभी समझाया बोल के वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट विल कवर distance of circular path of radius R2 and its circumference would be 2 pi R2. Similarly for n equals to 3, 2 pi R3. अभी हम ये सर्कुलर डिस्टेंस की बातें क्यों कर रहे हैं, हमको तो फाइंड करना है ऑर्बिटल पीरियड t। लेकिन ये ऑर्बिटल पीरियड वो कौन सा टाइम है, जो टाइम है जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना डिस्टेंस घूमता है। तो वो कितने टाइम में घूमता है वो टाइम फाइंड करना है। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए हमें वो डिस्टेंस चाहिए और वो कितनी स्पीड से घूमता है वो स्पीड चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कुछ रिलेशन है। स्पीड इक्वल्स टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी वजह से हम पहले क्या फाइंड करते हैं,
डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस मालूम पड़ जाता है कि 2πr1, 2πr2 और 2πr3 तीनों लेवल के डिस्टेंसेस हो गए और स्पीड तो हमने निकाल ही ली है, n=1 और फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी स्पीड से घूमेगा, सेकंड में कितनी स्पीड से घूमेगा, थर्ड में कितनी स्पीड से घूमेगा, वो तो हमें निकाल ली है स्पीड आगे फर्स्ट पार्ट में, तो वो यहाँ काम आने वाली है हमने जो स्पीड फाइंड की है। तो अगर आपने स्पीड ही गलत फाइंड की होगी तो ये ऑर्बिटल पीरियड भी आप गलत फाइंड करोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्पीड आपको अच्छे से फाइंड कर देनी है कि स्पीड में कुछ गलती ना हो, ताकि आपको ऑर्बिटल पीरियड फाइंड करने में भी कोई गलती ना हो। तो वी नो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट्स एंड वी नीड टू फाइंड ऑर्बिटल पीरियड। एंड ये पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की n=1, n=2 और n=3, उसमें एक रिवॉल्यूशन कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, वो है ऑर्बिटल पीरियड। तो स्पीड क्या है हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये डिस्टेंस ऑर्बिटल डिस्टेंस है यानी सरकमफरेंस, एक रिवॉल्यूशन में वो 1 रोटेशन कवर करेगा, 1 सर्कल पूरा 1 सर्कल कंप्लीट करेगा, तो वो सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस बनने वाला है और नीचे होगा, और वो इतना डिस्टेंस सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? ऑर्बिटल टाइम में, और उसको ही ऑर्बिटल टाइम बोलते हैं, राइट। और ये जो स्पीड है वो क्या है? तो वो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो स्पीड क्या अभी हमारी बन जाएगी? सरकमफरेंस अपॉन ऑर्बिटल टाइम। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल टाइम। तो ऑर्बिटल टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये Vn नीचे आ जाएगा, Tn ऊपर चला जाएगा, Vn नीचे आ जाएगा। तो ऑर्बिटल टाइम का इक्वेशन हमें इस यहाँ से मिल गया है 2πrn अपॉन Vn। तो ये इक्वेशन ऑर्बिटल टाइम पीरियड का हुआ। तो आपको ये इक्वेशन अप्लाई करना है और फिर आपको n=1, n=2 और n=3 के लिए ऑर्बिटल टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो आगे हमने वो इक्वेशन देखा ऑर्बिटल टाइम पीरियड का, Tn=2πrn अपॉन Vn। तो T1 हमें क्या मिला? 2πr1 अपॉन V1। अभी ये जो इक्वेशन मिला उसमें 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 3.14 आपको पता है। R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमें पहले जानना है, और V1 की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो अननोन यहाँ पर R1 है। तो R1 क्या है आपको पता है? ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए R1 क्या होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट लेवल की ऑर्बिटल रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एक्चुअली अपने बोर की थियरी में ये वैल्यू डिराइव भी की है, तो इसका इक्वेशन भी आपको याद होगा, और इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रख के आपने ये वैल्यू फाइंड की है। लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट ही अप्लाई करनी है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम R1 इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको अगर एंगस्ट्रॉम की वैल्यू याद नहीं रहती मीटर में, तो आप डायरेक्ट उसको मीटर में ही याद कर लो, 0.53 × 10⁻10 मीटर। तो कई लोग यहाँ पर भूल करते हैं, 10⁻10 की जगह पे 10⁻11 भी लिखते हैं। लेकिन 10⁻11 कब आएगा? अगर ये छोटी वैल्यू है 0.53, इसको हम बड़ी बना देते हैं तो एक पॉइंट आगे ले जाते हैं 5 को, तो 5.3 अगर बनाते हैं 0.53 में से बड़ी बनाते एक पॉइंट आगे ले गए, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें माइनस करना है। तो -10 - 1 विल बी -11। तो तभी -11 आएगा, तभी एक यहाँ पर माइनस होगा, -10 - 1 यानी -11। तो 0.53 रखते हैं तो -10 ही पुट करना है। तो आपको सिंपली 0.53 एंगस्ट्रॉम याद रखे तो भी चलेगा। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू -10 मीटर होती है, तो 0.53 × 10⁻10 मीटर। तो आपको यहाँ पर R1 की वैल्यू रख देनी है, 2 पाई की वैल्यू 2 × 3.14, R1 की वैल्यू 0.53 × 10⁻10 मीटर। और जो V1 है वेलोसिटी आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। V1 क्या है? 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये सब कैलकुलेट करेंगे, पहले ये न्यूमेरिकल डिजिट कैलकुलेट करेंगे, और ये जो 10 की पावर वाला जो है पार्ट वो आप बाकी रखने
रखेंगे, राइट। तो पहले इतना कैलकुलेट करने से आपको मिलता है 1.526, और ये 10 की पावर वाला जो पार्ट है -10 है और नीचे 6 है। अगर ये 6 है उसको अभी हमें ऊपर ले जाना है तो -6, और ये +6 ऊपर जाएगा तो -6 होगा, और यहाँ पर है -10, सो -10 -6। तो हमें 10 की पावर में क्या करना है, 10⁻10 तो ऊपर है ही, और नीचे से ये 6 ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है 6, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -6 -10 -6 यानी -16, ठीक है। तो 1.526 इंटू 10⁻16, और ये जो हमने सभी वैल्यू यहाँ पर SI यूनिट में रखी है, देखिए आप, हमने रेडियस मीटर में रखी है। अगर एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, आपका आंसर फिर सेकंड में नहीं आएगा, तो आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है रेडियस को। तो ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी, और ये अपॉन वाला सेकंड है लेकिन नीचे है तो ये सेकंड फिर ऊपर चला जाएगा तो सेकंड। तो टाइम का यूनिट यहाँ पर वैसे ही ऑर्बिटल पीरियड वो टाइम है, टाइम टेकन टू कवर 1 ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन, तो वो सेकंड में ही आएगा। लेकिन कब सेकंड में आंसर आएगा, जब भी सभी SI यूनिट्स हो तब। तो 1.526 इंटू 10⁻16 सेकेंड। तो अभी हमें n=2 के लिए ऑर्बिटल पीरियड फाइंड करना है। तो फॉर n=2 क्या मिलेगा हमें, n=2 रखेंगे तो Tn=2πr/v2 है, तो T2=2πr2/v2। R2 हमें कैसे मालूम होगा, R1 तो हमें मालूम था, अभी हमें R2 मालूम करना है। तो R2 की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। तो अगर Z हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, अगर Z=1 है तो Rn=n²r1। अगर ये दूसरा कोई एटम है ना तो ये रिलेशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि Rn जो है वो Z के थ्रू प्रोपोर्शनल है। कैसे, n²/z से प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई हाइड्रोजन के सिवा अगर कोई दूसरा एटम है तो हमें डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर भी करना पड़ता है, राइट। तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²/z है, ठीक है। तो डिवाइड बाय z भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, Z=1 है, इसलिए Rn=n²r1, ये डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलता है। तो Rn की वैल्यू क्या हुई, n²r1, ये आपको याद कर लेनी है। जैसे कि हमने Vn निकाला था ना, V1/n, वैसे ही Rn का फॉर्म है। मैं अभी डिटेल एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो आप अभी याद कर लो कि Rn जो है वो n²r1 है, और वो कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है कि R की जो वैल्यू है उसमें n=1 रख देना है और R1 निकाल देना है, और फिर Rn की जो वैल्यू है वो भी लिखनी है, और R1 को R1 जो है और Rn जो है दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो Rn/r1 आपको n² मिलेगा। तो वहाँ से वैल्यू आई Rn=n²r1, ठीक है। तो ये है Rn का इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि R2 फाइंड करना है, ये Rn की इक्वेशन की मदद से। R1 तो हमें मिला हुआ है, हमने फाइंड किया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो R1 की मदद से हमें R2 फॉर n=2 सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस और फॉर n=3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, तो ये निकाल लेनी है आपको। तो R2 क्या है, n²r1, सो n² यानी 2² यानी 4r1। तो आप इस तरह से R2 निकाल सकते हो, 4r1 की वैल्यू पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो R2 हो गया 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 2πr2 था यहाँ पर, T2 की वैल्यू क्या थी, ऊपर क्या था 2πr2, और ये R2 मिल गया हमें 4r1 यहाँ से, तो यहाँ पर 4r1 रख दिया। 2π 2 × 3.14 इंटू 4r1, 4 × r1 की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻10। और नीचे आपको क्या है, क्या मिला है नीचे, तो कि नीचे V2 है। T2 की फॉर्मूला क्या थी, 2π
पाई R2 अपॉन V2। Tn की फॉर्मूला यही थी ना, 2 पाई Rn अपॉन Vn। तो जो V2 आपने फाइंड किया था वहीं रखना है यहाँ पर, 1.09 × 10⁶, तो नीचे यहीं रखा है। और इस तरीके से कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिल जाएगा। और एक दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड क्या है कि आपको T2 2 पाई R2 अपॉन V2 रखना है। फिर R2 का जनरल फॉर्म क्या है, Rn का जनरल फॉर्म क्या है, n² R1। और नीचे V2 का जनरल फॉर्म लिखना है V1 अपॉन n। एक्चुअली ये T2 नहीं Tn होना चाहिए। पहले आपको जनरल फॉर्म समझा देती हूँ। हाँ, Tn इक्वल्स टू 2 पाई Rn अपॉन Vn, ये जनरल फॉर्म है, आपको पता है राइट, जनरल फॉर्म। तो आपको Rn का जनरल फॉर्म पता है n² R1, तो यहाँ पर n² R1। और Vn हमें क्या मिला था, आगे की थियरी में हमने देखा था, तो Vn का फॉर्मूला हमें मिला था V1 अपॉन n। ठीक है, तो V1 अपॉन n मिला था, तो यहाँ पर Vn की जगह पर V1 अपॉन n लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलने वाला है। क्या होगा कि ये अपॉन V1 अपॉन n है, तो ये जो n जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये आपको रूल पता है, अपॉन का अपॉन होता है वो ऊपर जाता है। ये अपॉन में V1 था और उसके भी अपॉन में n है, तो ये n ऊपर जाने वाला है, तो ये n ऊपर चला जाएगा। ऑलरेडी ऊपर n² है, तो n² मल्टीप्लाई बाय n होगा, तो ऊपर n³ हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या हमें मिला, n³। ठीक है, हाँ n³ और 2 पाई R1 अपॉन V1। ठीक है, ये n³ है, n³ 2 पाई R1 अपॉन V1, ये फॉर्म हमें मिला। तो अभी आगे क्या आएगा, देखिए ये n ऊपर चला गया तो n³ हो गया और 2 पाई R1 अपॉन V1। लेकिन 2 पाई R1 अपॉन V1 तो क्या है, T1 है। Tn की जनरल फॉर्मूला क्या है, 2 पाई Rn अपॉन Vn। तो अगर 2 पाई R1 अपॉन V1 है तो उसको हम T1 बोलेंगे, और ये n³। तो हमें नया रिलेशन मिला Tn इक्वल्स टू T1 इंटू n³। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, n आएगा। Tn यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आएगा। Tn इक्वल्स टू T1 इंटू n³। यहाँ गलती से 2 लिख दिया है, n आएगा। Tn इक्वल्स टू, क्योंकि हमने n सभी फॉर्मूला n की टर्म्स में ली है, nth फॉर्मूला ली है, या राइट। तो Tn इक्वल्स टू n³ T1। तो यहाँ पर अभी हमें T2 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सीधा n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, और T1 हमने पहले से फाइंड कर लिया है, तो T1 की जो फाइंड की हुई वैल्यू है वो रखेंगे, और n की वैल्यू 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई ये T1 की वैल्यू। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12.2 इंटू 10⁻16 मिलेगा। अभी हम क्या करें, 12 से हम छोटा कर रहे, 12 की वैल्यू है उससे 1 की वैल्यू ला रहे हैं। 12.2 की जगह पर 1.22 ला रहा है, यानी 1 पॉइंट इसको पीछे ले गई, इस 2 को 1 पॉइंट पीछे ले गई, यानी इसको छोटा किया। अगर कोई नंबर को हम छोटा करें तो यहाँ पर एक पावर बढ़ानी होगी, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो -16 + 1 -15। ठीक है, ये बड़ा वाला नंबर था 12.2, उससे हमने वैल्यू छोटी की 1.22 किया, तो ये 2 को 1 पॉइंट पीछे ले गए, यानी छोटी की यानी पावर को बढ़ाना है। तो पावर को बढ़ाना है यानी 1 पॉइंट छोटी की, यानी 1 पॉइंट बढ़ाना है, -16 + 1 करना है, और -15 सेकेंड। तो ये हमें T2 की वैल्यू इस तरीके से मिल गई। आपको उस तरीके से भी मिलने वाली थी जिसे मैंने आपको पहले बताया था। ये जो है आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ से भी मिलने वाली थी वैल्यू, जो R2 आपने कैलकुलेट किया n² R1 से, तो R2 की वैल्यू ये जनरल फॉर्मूला में रख दी और आपने फाइंड कर ली। ये सब कैलकुलेशन करके आपने फाइंड कर ली। तो ये आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अभी हम
लास्ट जो है वो फाइंड करेंगे। लास्ट क्या फाइंड करना है आपको, n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या है, 2πr3/v3। ठीक है, r3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पता नहीं है, तो r3 की वैल्यू क्या आएगी, n² फॉर्मूला से। n हमारा 3 है, 3² r1, 3 3 ज़ा 9, 9r1, तो 2π9r1/v3, 2π9r1, r1 की वैल्यू 0.53 × 10⁻⁻10, 2π 3.14 और रख दी v3 की वैल्यू। तो v3 की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, जो फाइंड की थी वही रखनी है यहाँ पर। तो आगे आपको ये कैलकुलेट करना है और इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको आंसर जो मिलता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो जनरल फॉर्मूला निकाली है Tn की, तो Tn क्या है, n³ T1। अगर T1 हमें मिल जाए तो Tn T1 की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो Tn इक्वल्स टू n³ T1 है, तो हमें T3 फाइंड करना है, तो T3 इक्वल्स टू 3³ T1। तो 3³ यानी 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाई T1, T1 इज़ 1.526 × 10⁻16। तो ये आगे कैलकुलेट करेंगे तो 41.2 × 10⁻16 मिल रहा है। अभी ये बड़ी वैल्यू है, उसको छोटी कर देनी है, राइट। ये 1 को एक पॉइंट पीछे ले जाना है, पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 को यहाँ से यहाँ हमने घसीटा है, तो यहाँ से यहाँ घसीटा है, यानी छोटी वैल्यू हो गई 41.2 से 4.12 हो गई। अगर वैल्यू छोटी हो रही है तो पावर में +1 करना है। बड़ी से छोटी कर रहे हैं ना, बड़ी थी वहाँ से छोटी कर रहे हैं, तो 10 की पावर में एक पॉइंट बढ़ाना है, +1 करना है। एक पॉइंट हम 1 को पीछे ले गए तो यहाँ पर +1 ऐड करना है, तो -15 आ गया, -16 + 1 -15 सेकेंड। तो ये हमें मिला T3 का आंसर। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर ये कैलकुलेशन से आपको क्या आंसर मिल रहा है वो देखना है, और फिर आप कंपेयर करेंगे ये आंसर और ये आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि T2 है, उसमें भी आप ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके ये आंसर फाइंड कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। और आप देख सकते हैं कि T2 का कैलकुलेशन से जो आंसर आया है वही आंसर ये फॉर्मूला से भी आया है। तो आपको देखना है कि आपको आंसर सेम आ रहा है या कि कोई पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारा ख़त्म हो रहा है। T1, T2, T3 हमने तीनों फाइंड कर लिए हैं, लेकिन आपको याद रखने वाली टिप्स मैं दे दूँ। तो याद क्या करना है इसमें कि आपको याद रखना है कि ऑर्बिटल पीरियड है उसका जो फॉर्मूला जो है, आपको ये फॉर्मूला खास याद रखना है कि 2πr3/v3 T3 है। तो आपको जनरल फार्मूला याद कर लेनी है जो मैंने आपको बताया था। Tn की जनरल फार्मूला 2πrn/Vn, यानी कि n जो है वो जैसे बदलता जाएगा आप इस फॉर्मूला के बेस से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रेडियस जो है वो अलग अलग लेवल की अलग अलग होने वाली है। कई लोग क्या कर रहे हैं 2πr ही लिख रहे हैं, rn नहीं लिख रहे, और सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी। तो T1 की जो फॉर्मूला है उसमें 2πr/V1, T2 की फॉर्मूला है 2πr/V2, T3 की है 2πr/V3। तो R तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर R चेंज नहीं होगा तो ऑर्बिट कैसे चेंज होगी। आपको ये याद रखना है कि एटम्स की जो ऑर्बिट होती है वो अलग अलग रेडियस की अलग अलग ऑर्बिट्स होती है। तो लेवल n = 1 है तो उसमें R1 रेडियस की ऑर्बिट होगी, n = 2 यानी R2 रेडियस की ऑर्बिट होगी। तो रेडियस अलग अलग है। तो कई लोग एक रेडियस हाइड्रोजन की पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो वो रेडियस n = 1 के लिए है, n = 2 के लिए रेडियस अलग आएगी। और उसका रिलेशन क्या है, Rn = n² R1, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है उसको n² से मल्टीप्लाई करना है।
तभी आपको आंसर मिलेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है इसमें। और ये TN का जनरल फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको सोचना है और फाइंड करना है। अगर आपको ये मेथड समझ आती है तो ये मेथड से जाए, और अगर नहीं समझ आती तो आप ये मेथड करें, आपको ये मेथड इजी लगेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू ही रखनी है, लेकिन आपको Rn की वैल्यू पता होनी चाहिए कि Rn और R1 के बीच का क्या रिलेशन है। अगर आपको R1 पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो Rn क्या मिलेगा आपको, n² R1। ठीक है, तो n² यानी जो लेवल की रेडियस आप फाइंड करने जा रहे हो वो, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस आपको मिल जाएगी n² यानी n = 2 रखना है यहाँ पर। R2 = n = 2 रखेंगे तो 2² R1 यानी 4 R1। वैसे ही R3 विल बी 3² R1 विच विल बी 9 R1। तो ये सब तरीके हैं आपको याद रखने के कि ये फॉर्मूला आप इस तरह के से याद रख सकते हो। और फिर से याद दिला दूँ आपको, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था। तो वेलोसिटी का इक्वेशन था E²/2 ε0 NH। आपको उसमें याद रखना है कि पाई नहीं आता है, वहाँ वेलोसिटी के इक्वेशन में पाई कहीं पर भी नहीं आ रहा। ऊपर E² है, नीचे 2 है, ε0 है और NH है। E²/2 ε0 NH। और हाइड्रोजन है, इसीलिए वहाँ पर Z = 1 है, तो Z नहीं आ रहा, वरना Z ऊपर आता है। वेलोसिटी के इक्वेशन में ऊपर Z आता है और रेडियस के इक्वेशन में नीचे Z आता है। तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी ये चैप्टर एकदम सिंपल है, लेकिन एक बार आपको माइंड में फिट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी ये सम इजीली आ जाए। धन्यवाद।